क्लास अ वेरी वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। क्या सबको मेरी आवाज आ रही है? कैन वी स्टार्ट? गुड इवनिंग, कैन वी स्टार्ट? आज ग्रेविटेशन का पहला लेक्चर। ठीक है, अच्छी तरह से ध्यान दीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर। ठीक है, सबसे पहले इन द ग्रेविटेशन चैप्टर we'll be studying about some laws which is called as the Kepler's law। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉज हैं ये। जैसे जब हम लॉज ऑफ मोशन पढ़ रहे थे तब न्यूटन ने हमें 3 लॉज दिए थे, उसी तरह से जब हम अब ग्रेविटेशन पढ़ेंगे तो हमें ग्रेविटेशन में केपलर्स के 3 लॉ को हमें याद रखना पड़ेगा। वैसे ग्रेविटेशन क्या होता है इसका एक्सप्लेनेशन मुझे आपको देने की शायद जरूरत नहीं है, आप जानते हैं, पर थोड़ी देर में जब हम चैप्टर में आगे जाएंगे तो उस बात का भी मैं आपको एक्सप्लेनेशन दे दूंगा कि ग्रेविटेशन फोर्स का फॉर्मूला क्या है, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या है। पर उसके पहले हम केपलर्स के लॉ पहले देख लेते हैं। सबसे पहला जो केपलर्स का लॉ है, क्या कोई बता सकता है उसे क्या कहते हैं? हैज एनीबॉडी हर्ड अबाउट केपलर्स के लॉ पहले कभी? द फर्स्ट लॉ ऑफ केपलर, इट इज कॉल्ड एज लॉ ऑफ ऑर्बिट, जिसके बारे में अभी हम पढ़ेंगे। ठीक है, यस, 10th में था इसलिए पूछ रहा हूं मैं आपको कि क्या आपको पता है केपलर्स के लॉ का पहला लॉ क्या है? लॉ ऑफ ऑर्बिट क्या कहता है? लॉ ऑफ ऑर्बिट क्लास, लॉ ऑफ ऑर्बिट आपसे क्या कहता है? लॉ ऑफ ऑर्बिट आपसे ये कहता है कि सारे के सारे जो आपके प्लैनेट्स हैं वो कैसे ऑर्बिट में घूम रहे हैं। सारे के सारे प्लैनेट एक एलिप्टिकल ऑर्बिट में घूम रहे हैं। ठीक है, कैसे ऑर्बिट में घूम रहे हैं? एलिप्टिकल ऑर्बिट अराउंड द सन। यस, ऑल planets move in elliptical orbit around the sun, जिसमें वो ये भी कहते हैं elliptical orbit around the sun with sun at one of the foci of the ellipse। सो अब इस चीज को हम कैसे अंडरस्टैंड करेंगे? सबसे पहले हम एक एलिप्स बनाएंगे। ठीक है, सपोज कीजिए ये एक एलिप्स हमने बना दिया। ठीक है, इस एलिप्स को पहले हम ऑर्बिट वाइज डिवाइड कर लेते हैं सेंटर से। ये इसकी एक सेंटर लाइन हो गई, ये इसकी यहां से एक सेंटर लाइन हो गई, तो ये आपके एलिप्स का सेंटर है। यहां पे आपके एलिप्स का एक फोकाई होगा, यहां पे आपके एलिप्स का और एक फोकाई होगा। तो हो सकता है वन ऑफ द फोकाई पे आपका सन है, यहां पे हमने एस लिख दिया, ये हमारा सन है, और यहां कहीं पे आपका प्लैनेट हो सकता है। ठीक है, तो ऑल प्लैनेट्स जो होंगे वो सारे के सारे प्लैनेट्स एलिप्टिकल ऑर्बिट में अराउंड द सन घूमेंगे, जहां पे सन उस एलिप्स के एक फोकाई पे होगा। इन दोनों में से किसी एक फोकाई पे आप सन को अज्यूम कर सकते हैं। अगर मैंने यहां पे प्लैनेट को माना है, लेट मी टेक दिस पॉइंट एज ए, let me take this point as m, let me take this point as n। so what is pa called as? pa का मतलब क्या होता है? it is called as a major axis, right? And what is mn called as? It is called as
माइनर एक्सिस। ठीक है, अगर मैं इस पॉइंट को ओ नाम दे दूं तो व्हाट इज एम ओ एंड व्हाट इज ओ एन? बचपन में कभी एलिप्स पढ़ा होगा तो एम ओ और ओ एन क्या होता है? इट इज कॉल्ड एज क्या? सेमी माइनर एक्सिस, राइट। एस जहां पे सन है, और ये अगर मैंने इसको एस प्राइम ले लिया तो एस एंड एस प्राइम आर फोकाई। फोकाई या कहीं पे फोकस भी कहते हैं, फोकस ऑफ एलिप्स। बस इतना सा है लॉज ऑफ ऑर्बिट। क्या आपको ये बात समझ में आई? क्या हम आगे बढ़ सकते हैं? डन डनाडन, चेक कर लीजिए, सिंपल और स्वीट। पक्का? कैन वी मूव फॉरवर्ड? 10वीं क्लास में भी था, वापस आपको हम बता रहे हैं। बट सर स्टेशनरी, हाँ सन तो स्टेशनरी होता है ना। मैंने बोला सन यहाँ पे एस पे सन है, पर ये एस प्राइम मैंने ऐसे ही नाम दिया है आपको दोनों फोकाई दिखाने के लिए। ठीक है, यहाँ पे सन है और ये प्लैनेट है। आगे बढ़े, बढ़िया। सेकंड पॉइंट क्या है? सेकंड पॉइंट कह रहा हूं, सेकंड लॉ क्या है? इट इज कॉल्ड एज लॉ ऑफ एरियाज। लॉ ऑफ एरियाज। ठीक है, वापस ऑर्बिट बनाएंगे, पहले उसके पहले लिख लेते हैं लॉज ऑफ एरियाज क्या कहता है, वो पहले लिख लेते हैं। लॉज ऑफ एरिया ये कहता है कि द लाइन दैट joins a planet and the sun sweeps equal areas in equal interval of time। अब इसके लिए जरा एक डायग्राम मैं आपके सामने पेश करता हूं, वो जरा आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा, फिर वो डायग्राम को देख के हम बात करेंगे। ये एलिप्स है, समझ लीजिए कि यहाँ पे कहीं पे आपका सन है। आप जानते हैं सन एग्जैक्टली सेंटर में नहीं है, सन वन ऑफ द फोकाई पे है। तो ये एक फोकाई है जहां पे आपका सन है। सपोज कीजिए कि आप एक प्लैनेट को ट्रेस कर रहे हैं। ट्रेस करने का मतलब आप एक प्लैनेट की मोशन को ट्रेस कर रहे हैं। तो सपोज कीजिए एक प्लैनेट पहले यहां पे था, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे, फिर वो प्लैनेट यहां से यहां पहुंच गया। सो उस पर्टिकुलर प्लैनेट ने इतना एरिया, जो ब्लू कलर का एरिया आप देख रहे हो, ये ब्लू कलर का एरिया उसने सन के रिस्पेक्ट में सबटेंड किया। सबटेंड करना मतलब बनाया एक कोन टाइप एरिया। ध्यान से बात को समझे। जो आपका प्लैनेट है वो पहले कहां है, आपके प्लैनेट की पोजीशंस को मैं नाम दे देता हूं। आपका प्लैनेट पहले ए पोजीशन पे था, फिर वो यहां से बी पोजीशन पे आया। तो ए पोजीशन पे हमने लाइन बनाई, बी पोजीशन पे हमने लाइन बनाई। इन दोनों लाइंस के बीच में एक एरिया क्रिएट हो रहा है, एक ट्रायंगल क्रिएट हो रहा है। The line that joins a planet and the sun sweeps equal areas in equal interval of time। That means हम लोग यहाँ पे उस एरिया में इंटरेस्टेड हैं जो प्लैनेट सन के रिस्पेक्ट में बनाता है।
थोड़ी देर के बाद अगर आप इस प्लैनेट को कहीं और देखेंगे, सपोज कीजिए ये प्लैनेट यहां पे था और फिर ये प्लैनेट यहां पे आ गया, तो अगर आप ये वाला एरिया कैलकुलेट करेंगे, येलो वाला एरिया, ठीक है, येलो वाले एरिया का नाम क्या होगा, कुछ नामकरण कर देते हैं उसको। लेट्स टेक दिस पॉइंट एज सी, लेट अस टेक दिस पॉइंट एज डी। द पॉइंट दैट हैज टू बी रिमेंबर्ड हियर इज दैट कि इक्वल एरियाज इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम वहां पे बोला गया है। यानी कि आपको एक बात दिमाग में रखनी है, ए से बी जाने में जितना टाइम लगेगा उतना ही टाइम आपको सी से डी आने में लगेगा, ठीक है। तो अगर आप एरिया कैलकुलेट करेंगे, एरिया ऑफ CDS, it will be equal to area of ASB। यानी कि जो येलो पार्ट का एरिया है और जो ब्लू पार्ट का एरिया है, ये दोनों के दोनों एरियाज सेम होंगे। हालांकि आपको देखने में ऐसा बिल्कुल भी नहीं लग रहा होगा कि येलो वाला एरिया और ब्लू वाला एरिया सेम है, पर अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको समझ में आएगा जो येलो वाला एरिया है उसकी चौड़ाई ज्यादा है और जो ब्लू वाला एरिया है उसकी लंबाई ज्यादा है, ठीक है। सो इसकी चौड़ाई और इसकी लंबाई में सब एरिया एडजस्ट हो रहा है, इसलिए ब्लू वाला एरिया और येलो वाला एरिया बराबर होगा। पर इस बात में आपको बिल्कुल ध्यान देना है, मैं जरा वापस आपको स्टेटमेंट रीड करके बताता हूं। द लाइन दैट जॉइंस अ प्लैनेट, एक लाइन जो प्लैनेट को ज्वाइन करती है, एंड द सन। सो कौन सी लाइन है, जैसे कि SA नाम की एक लाइन है जो प्लैनेट को और सन को ज्वाइन करती है, वो लाइन स्वीप करती है। स्वीप करने का मतलब बनाना, वो एक एरिया बनाती है। स्वीप करने का मतलब एरिया बनाना। स्वीप्स इक्वल एरियाज इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। याद रखिए, ये लाइन इक्वल एरिया स्वीप करेगी इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में। यानी कि ASB, ये जो एरिया उसने जितने टाइम में बनाया, CDS नाम का एरिया भी उतने ही टाइम में बनेगा। दिखने के लिए इक्वल नहीं दिखेगा, बट वो इक्वल है। दिखने से इक्वल ना दिखने से आप ऐसा नहीं बोल सकते कहा ब्लू वाला इतना छोटा दिख रहा है, नहीं ब्लू वाला इतना बड़ा दिख रहा है, येलो वाला इतना छोटा दिख रहा है, आपके बोलने से नहीं होगा। आप अगर थोड़ा भी कॉमन सेंस लगाएंगे तो आपको समझ में आएगा कि येलो वाला एरिया इज एट बिगर थिंग हियर। उसकी लंबाई नहीं है पर चौड़ाई ज्यादा है, और इसकी चौड़ाई नहीं है पर लंबाई ज्यादा है। यहां मिक्स होके वो पक्का बराबर आएगा। दिस इज व्हाट इज लॉ ऑफ एरियाज इन केपलर्स का सेकेंड लॉ। कितने लोग को ये बात समझ में आई कि लॉज ऑफ एरिया क्या बोलने जा रहे हैं? क्लियर? पक्का? यस यस, आई नो ये सब 10th स्टैंडर्ड में था, पर हम स्किप नहीं कर सकते। आई नो आपको आता है, आपको आता है, बस सुन के लो। लेकिन हो सकता है बहुत सारे लोग को नहीं भी आता होगा, आप बस सुन के लो। आई नो 10th में था, आई नो हम इसको स्किप भी कर सकते हैं, मैं जानता हूं ये टॉपिक नहीं पढ़ा है तो भी चलेगा, बट हमारा 15 मिनट जाएगा। पर 15 मिनट में कैसा है, आपका भी रिवीजन हो जाएगा और जिसको नहीं आता है उसको समझ में भी आ जाएगा, तो दोनों का काम हो जाएगा। आपके लिए रिवीजन हो रहा है, मैं जानता हूं आप जानते हैं ये सब चीजें, दैट्स रियली ग्रेट। ठीक है, चलिए एक नई चीज थोड़ा इसमें ऐड करते हैं। मैं आपको गारंटीड बताता हूं, जो इस लॉ की अगली चीज मैं आपको बताने जा रहा हूं वो आपको नहीं पता होगी, क्योंकि वो 10th स्टैंडर्ड में शायद नहीं था। हम एक फॉर्मूला निकालने जा रहे हैं यहाँ पे लॉज ऑफ एरिया का। उसके पहले हम ये बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि हम S और A के बीच के डिस्टेंस को हम R वेक्टर का नाम दे सकते हैं, ठीक है। और हम एक काम कर सकते हैं, हम ऐसा बोल सकते हैं कि A से B तक जो आपका प्लैनेट है
उसने v वेलोसिटी से ट्रैवल किया, वेलोसिटी ऑफ प्लैनेट फ्रॉम ए टू बी, और उसको डेल्टा टी टाइम लगा, टाइम टेकन फ्रॉम ए टू बी। अगर आपको यह पता है कि ए से बी तक जाने के लिए हमें कितना टाइम लगा, और हमें यह पता है कि ए से बी हमारी वेलोसिटी कितनी थी, सो ए से बी तक का जो डिस्टेंस होगा ए बी, वो क्या होगा, वेलोसिटी इनटू टाइम। हम ऐसा अज्यूम कर रहे हैं। सिंपल, डिस्टेंस इज वेलोसिटी इनटू टाइम, एवरीबॉडी नोज दिस। ठीक है, तो हमने ऐसा क्या माना, हमने ऐसा माना कि ए से बी जाने के लिए आपकी वेलोसिटी v थी, ए से बी जाने के लिए आपको डेल्टा टी नाम का टाइम लगा। तो अगर आपको ए से बी जाने की वेलोसिटी पता है, आपको ए से बी जाने का डेल्टा टी पता है, तो ऑब्वियस सी बात है ए से बी जाने का जो आपका डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट, आपको जो भी कहना है, ए से बी तक, वो होगा वेलोसिटी इनटू टाइम, बराबर। अब अगर मैं आपको बोलूं कि मुझे एरिया ए एस बी निकालना है, जिसको मैं बोलूंगा डेल्टा ए वेक्टर, अगर मुझे ये वाला एक एरिया निकालना है, जो ब्लू कलर का एरिया आपको दिख रहा है, अगर मुझे वो एरिया निकालना है तो मैं क्या करूंगा। ऑब्वियस सी बात है, मैं ऐसा अज्यूम करूंगा कि ये जो ब्लू वाला एरिया है वो एक ट्रायंगल है, मुझे उसको एक ट्रायंगल की तरह अज्यूम करना पड़ेगा, राइट। अगर वो ब्लू वाला एरिया एक ट्रायंगल की तरह मैं अज्यूम कर रहा हूं, ठीक है, तो ट्रायंगल का, यस आयुष विश्वकर्मा, एरिया इज अ वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, एरिया इज अ वेक्टर क्वांटिटी। आगे बढ़ेंगे, क्या आप देख सकते हैं ASB जो मैंने नाम दिया है यहाँ पे, ASB सब लोग ने देखा, ASB ब्लू कलर में शेडेड है। ASB जो ब्लू कलर का शेडेड में, क्या मैं उसको एक रफली एक ट्रायंगल कंसीडर कर सकता हूं? क्या इस AB को मैं एक स्ट्रेट लाइन कंसीडर कर सकता हूं? कर सकता हूं कि नहीं कर सकता हूं? और क्या मैं इस ब्लू वाले को एक ट्रायंगल कंसीडर कर सकता हूं? अगर मैंने ऐसा कंसीडर कर लिया, तो एक ट्रायंगल का एरिया होता है हाफ इनटू, इसका बेस होगा आर वेक्टर और इसकी हाइट होगा ए बी। आप चेक कर सकते हैं, इसको मैं लिख सकता हूं हाफ, इसका बेस है आर वेक्टर, और जो ए बी की वैल्यू है वो है v इंटू डेल्टा टी, और यहां पे v के ऊपर भी एक वेक्टर साइन हम डाल देते हैं। क्या यहां तक सबको समझ में आया? क्या आपने चेक किया? मैंने ये फॉर्मूला क्यों लगाया, यहां पे मैं आप लोगों के लिए मेंशन कर देता हूं, दिस इज एरिया ऑफ ट्रायंगल ASB। बोलिए, कितने लोग का दिमाग यहां तक चल गया? आपको पता है ना, ट्रायंगल का एरिया होता है हाफ बेस इनटू हाइट। 8वीं 9वीं क्लास के अंदर, 7वीं क्लास के अंदर मेंसुरेशन चैप्टर सुना है कभी? कर सकते हैं सौरभ, बढ़िया, ठीक है। अब आप सोच रहे होंगे कि हम ये सब चीजें यहाँ पे क्यों कर रहे हैं, मतलब हमें अल्टीमेटली निकालना क्या है। मैं आपको बताता हूं हमें अल्टीमेटली क्या निकालना है। इस लॉ को अगर आप मैथमेटिक्स के हिसाब से लिखेंगे, तो ये लॉ आपको बोलता है जितना भी एरिया आप पर यूनिट टाइम सबटेंड करेंगे, वो एक कांस्टेंट होना चाहिए। वापस मैं रिपीट करता हूं, मैंने क्या बोला? मैंने बोला एरिया सबटेंडेड पर यूनिट टाइम इज इक्वल टू कांस्टेंट। ये लॉ ये बोलने की कोशिश करता है, ये लॉ क्या बोलने की कोशिश करता है कि आप
इक्वल एरिया बनाते हो इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में। इसी चीज को आप ऐसे भी लिख सकते हो कि एरिया सबटेंडेड पर यूनिट टाइम इज कांस्टेंट, यानी कि एएसबी जितने टाइम में बना उतना ही एरिया सीडीएस उतने ही टाइम में बना। तो क्या एरिया सबटेंडेड पर यूनिट टाइम कांस्टेंट है या नहीं? बिल्कुल कांस्टेंट है। ब्लू वाला एरिया और येलो वाला एरिया बिल्कुल सेम है। यानी कि आप ये चीज प्रूव करने की कोशिश कर रहे हो कि अगर कोई बंदा एक पर्टिकुलर टाइम में एक एरिया सबटेंड करने की कोशिश करेगा और कहीं और जाके उतने ही टाइम में कोई और एरिया सबटेंड करने की कोशिश करेगा, तो वो दोनों एरिया बराबर आएंगे या वो दोनों एरिया कांस्टेंट आएंगे। इसलिए जो आप ऊपर में इस बॉक्स के अंदर येलो कलर में शेडेड इक्वेशन देख रहे हैं, हमें ये प्रूव करने की कोशिश करनी है दैट एरिया सबटेंडेड पर यूनिट टाइम इज अ कांस्टेंट। इसलिए ये सब नाटक यहां पे चालू है। अगर आप देखेंगे तो मैं यहां से आधी जर्नी पूरी कर चुका हूं। डेल्टा ए वेक्टर मेरे पास आ रहा है हाफ आर वेक्टर इंटू वी वेक्टर डेल्टा टी। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो मैं डेल्टा ए वेक्टर बाय डेल्टा टी यहां से कर सकता हूं। यहां पे डेल्टा टी आपके पास है, मैं उसको नीचे लेके आ सकता हूं। आप यहां पे बच रहे हैं सिर्फ आर वेक्टर क्रॉस वी वेक्टर के साथ, क्योंकि डेल्टा वी तो मैं नीचे लेके आ गया। अब कुछ इसमें सब्स्टिट्यूशंस करेंगे, क्योंकि हमें जो हमारा काम क्या है, हमें इस आरएचएस को कांस्टेंट प्रूफ करना है। अगर हम इस आरएचएस को कांस्टेंट प्रूफ कर देते हैं तो डेल्टा ए बाय डेल्टा टी विल बी इक्वल टू कांस्टेंट और हमारा काम हो जाएगा। अब आरएचएस को कांस्टेंट प्रूफ करने के लिए कुछ फॉर्मूलेज का हम इस्तेमाल करेंगे, जैसे कि मोमेंटम का फॉर्मूला होता है मास इनटू वेलोसिटी। सो वेलोसिटी लिखा जा सकता है मोमेंटम अपॉन मास। इसको हम यहां पे सब्स्टिट्यूट करेंगे। डेल्टा एरिया वेक्टर डेल्टा टी इज हाफ आर वेक्टर क्रॉस वी वेक्टर की जगह पे मैं लिखना चाहूंगा मोमेंटम अपॉन मास। मोमेंटम वगैरह से हमारी दोस्ती पिछले चैप्टर में हो चुकी है, तो इतना हमें उसके बारे में टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। पर जो अगला चीज मैं आप लोगों के सामने इंट्रोड्यूस करने जा रहा हूं उसको बोला जाता है एल वेक्टर। एल वेक्टर इज आर वेक्टर क्रॉस पी वेक्टर। अब आप इससे वाकिफ नहीं होंगे। ये जो एल वेक्टर है इसको बोला जाता है एंगुलर मोमेंटम। ये जो P आप यहां पे देख रहे हैं P वेक्टर, इसको बोला जाता है लीनियर मोमेंटम। बात आसान सी है समझने के लिए। ये मोमेंटम का फॉर्मूला हम तब इस्तेमाल करते हैं जब कोई चीज लीनियर मोशन कर रही हो। लीनियर मतलब सीधी सीधी लाइन में जा रहा हो। ये वाला एंगुलर मोमेंटम का मतलब है हम ये मोमेंटम तब इस्तेमाल करते हैं जब कोई चीज गोल गोल घूम रही हो। अब अगर आप अपना प्लैनेट देखेंगे तो आप खुद ही समझ रहे हैं कि आपका प्लैनेट सीधे सीधे रास्ते पे नहीं जा रहा, आपका प्लैनेट घूमी घूमी कर रहा है। इसलिए हम एंगुलर मोमेंटम यूज करेंगे। एंगुलर मोमेंटम इज द मोमेंटम ऑफ द ऑब्जेक्ट्स विच आर नॉट ट्रैवलिंग इन अ स्ट्रेट लाइन, दे आर रोटेटिंग। तो उसका फॉर्मूला होता है आर वेक्टर क्रॉस लीनियर वेक्टर। हम जब 12th स्टैंडर्ड में जाएंगे तब हम इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। फिलहाल के लिए आपको बस इतना समझना है कि जो लोग गोल गोल घूमते हैं उनके ऊपर एंगुलर मोमेंटम लगाया जा सकता है। तो डेल्टा ए वेक्टर अपॉन डेल्टा टी विल कम आउट टू बी आर वेक्टर क्रॉस पी वेक्टर। आपको ऊपर दिखाई दे रहा है, ये टर्म आपको ऊपर दिखाई दे रहा है। इस ब्लू वाले टर्म की जगह पे मैं एल वेक्टर लिख सकता हूं। तो अगर उस टर्म की जगह पे मैंने एल वेक्टर लिख दिया तो नीचे मेरे पास सिर्फ और सिर्फ 2m बचेगा। एंगुलर मोमेंटम किसी भी घूमती हुई चीज का कांस्टेंट होता है। ये भी आप 12th स्टैंडर्ड में सीखेंगे। अगर ऊपर वाला एल वेक्टर कांस्टेंट है, दिस इज कांस्टेंट, नीचे 2 कांस्टेंट है और मास ऑफ द प्लैनेट तो वैसे भी कांस्टेंट है, इसका मतलब पूरे का पूरा आरएचएस कांस्टेंट हो गया। अगर पूरे का पूरा आरएचएस कांस्टेंट हो गया यानी कि हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, और यही तो हमें चाहिए था कि डेल्टा ए बाय डेल्टा टी शुड बी कांस्टेंट। इसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज हमने सीखी, एंगुलर मोमेंटम इज कंजर्व्ड।
और ये भी चीज आप कहां सीखोगे? 12th स्टैंडर्ड में सीखोगे। सो इस एंगुलर मोमेंटम रिलेटेड बातें आप बस इतना समझें कि घूमती हुई चीजों पे एंगुलर मोमेंटम लगाया जाता है। दूसरा आप ये सीखें कि एंगुलर मोमेंटम कंजर्व्ड होता है, जैसे कि आपने लॉज ऑफ मोशन में ये चीज सीखी कि लीनियर मोमेंटम कंजर्व्ड होता है, कोलिजन के बाद, कोलिजन के पहले, राइट। उसी तरह से एंगुलर मोमेंटम कंजर्व्ड होता है घूमने वाली चीज का, कंजर्व्ड यानी कि वो कांस्टेंट रहेगा। एल अगर कांस्टेंट है, 2m अगर कांस्टेंट है, तो पूरा का पूरा आरएचएस ही कांस्टेंट हो गया। इसका मतलब डेल्टा ए बाय डेल्टा टी यानी कि एरिया सबटेंडेड इन सम टाइम इज कांस्टेंट। दिस इज द फॉर्मूला फॉर लॉज ऑफ एरिया, जो बहुत कम लोगों को पता होता है। इनफैक्ट द पीपल हु आर इन 12th, उनको भी ये चीज शायद ही पता होती है। और अगर आप एमएसटी सीटी जैसे एग्जाम्स के लिए तैयारी करेंगे तो वहां पे डायरेक्टली इसी फॉर्मूले को आपको पूछा जाता है, व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर लॉज ऑफ एरिया। So it is delta A by delta T is L by 2m। यहाँ पे L है एंगुलर मोमेंटम। हाँ या ना हो जाए? डन? क्या सबको समझ में आया? लॉज ऑफ एरिया पक्का? ओके क्या कोई जानता है आखिरी और फाइनल लॉ क्या है केप्लर्स का? क्या बोलते हैं उसको? लॉ ऑफ पीरियड्स, राइट। लॉ ऑफ पीरियड्स। क्या है लॉ ऑफ पीरियड्स? टी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब। यानी कि जो आपका टाइम पीरियड है, जो आपका क्या है, टाइम पीरियड है, जो किसी भी प्लैनेट को लगता है एक चक्कर मार के आने के लिए। टाइम पीरियड टी क्या होता है आपको पता है ना? टाइम पीरियड ऑफ revolution of a planet around the sun। और ये है आपके आर, क्या है? आर है आपके सेमी मेजर एक्सिस का डिस्टेंस। तो अभी थोड़ी देर पहले मैंने ऊपर आर बनाया था, आपने देखा था लॉज ऑफ एरिया में, मैंने आपको आर बना के दिखाया। ये आपका आर वेक्टर सेमी मेजर एक्सिस आपकी। सो जो टाइम पीरियड का स्क्वायर होता है, द स्क्वायर ऑफ द टाइम पीरियड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ द आर। टाइम पीरियड एक अर्थ का कितना होता है, कोई बता सकता है? व्हाट इज द टाइम पीरियड फॉर अर्थ? कम ऑन एवरीबॉडी, अर्थ कितना टाइम लेता है पूरा घूमी घूमी करने के लिए? 365 डेज, जिसको आप एक साल बोलते हो, राइट। आप जानते हो ना अपना अर्थ 365 दिन में पूरा चक्कर मार के आता है, उसको आप एक साल बोलते हो कि नहीं बोलते हो? बराबर है। तो ये कैसे डिसाइड होता है? ये कैसे डिसाइड होता है? सन और अर्थ के बीच का जो सेमी मेजर एक्सिस है, उसका क्यूब इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टाइम पीरियड का स्क्वायर। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अच्छी तरह से आप इस चीज को याद रखें। अब हर एक प्लैनेट का अलग अलग होता है। हर एक प्लैनेट जो है वो सेम उतने ही टाइम में नहीं आता। जैसे अर्थ को एक साल लगता है, बराबर है, पर मर्क्यूरी को 0.24 साल लगता है, 0.24। ठीक है। प्लूटो, नेपट्यून, नेपट्यून को 165 ईयर्स लगते हैं एक बार सन का चक्कर काट के आने के लिए। 165 ईयर्स। अर्थ को एक साल लगता है, नेपट्यून को 165 ईयर्स लगते हैं। क्योंकि आप जानते हैं कि सन अगर यहां है तो भले ही अर्थ सन के पास में चक्कर काट रहा है, बट नेपट्यून सन से बहुत दूर है, तो उसका जो आर होगा नेपट्यून का वो बहुत बड़ा होगा, और आर का क्यूब इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम पीरियड का स्क्वायर। बात आपको समझ में आनी चाहिए, ठीक है। तो टाइम पीरियड और
सेमी मेजर एक्सिस के बीच में ये रिलेशनशिप है। नेपट्यून काफी दूर है, जैसे आपको पता ही होना चाहिए कि अर्थ के बाद मार्स और जुपिटर में ही काफी दूरी है। सैटर्न, ये सब लोग बहुत दूर है, बहुत दूर है अर्थ से, बहुत ही ज्यादा। जितना मर्क्यूरी और अर्थ के बीच में आई थिंक डिस्टेंस है, उसका तिगुना या चौगुना डिस्टेंस अर्थ और जुपिटर के बीच में, बहुत ज्यादा दूर है। इज द लॉ ऑफ पीरियड्स क्लियर? क्या ये फॉर्मूला सबको समझ में आया? डन डना डन। क्या हम आगे बढ़ सकते हैं? सर मींस द डिस्टेंस एंड स्पीड मैटर करता है रेगुलर? ऑब्वियसली डिस्टेंस एंड स्पीड मैटर करेगा ना, ऑब्वियसली। आप जितना सन के पास होंगे उतनी अच्छी ग्रेविटेशनल पुल आपको मिलेगा, राइट है? आप जितना सन से दूर जाएंगे उतना आपका ग्रेविटेशनल पुल कमजोर होगा, उतना आप धीमे धीमे सन के आजू बाजू घूमेंगे, इसलिए आपको ज्यादा साल लगेंगे पूरा सन का चक्कर काटने के लिए। अगर आप अर्थ की बात करते हैं तो अर्थ पे लाइफ इसीलिए पॉसिबल है क्योंकि आप सन से एक बहुत ही बढ़िया डिस्टेंस पे हैं, ना ज्यादा दूर ना ज्यादा पास। उस बढ़िया डिस्टेंस की वजह से एडवोकेट अमाउंट ऑफ ग्रेविटेशनल पुल है हमारे पास, जिसकी वजह से लाइफ पॉसिबल है। एनवायरनमेंट ऐसा है जिसकी वजह से लाइफ पॉसिबल है। सर तो मर्क्यूरी सन में घुस क्यों नहीं जाता पुल की वजह से? आयुष विश्वकर्मा का सवाल है कि मर्क्यूरी सन में क्यों नहीं घुस जाता। वैसे आयुष विश्वकर्मा, मैं आपसे भी ये सवाल पूछ सकता हूँ कि अर्थ क्यों नहीं घुस जाता सन में? मर्क्यूरी को ही क्यों आप दोष दे रहे हो? अर्थ को भी घुस जाना चाहिए सन के अंदर, ठीक है? आपको एक बात बिल्कुल ध्यान से समझनी पड़ेगी कि आपने अगर कभी फुगड़ी खेली है तो ये पूरा का पूरा कमाल फुगड़ी खेलने का है। अगर आप फुगड़ी खेलते हैं, फुगड़ी, यू अंडरस्टैंड, ऑल ऑफ यू? ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड व्हाट इज फुगड़ी? यस। तो अगर आप फुगड़ी खेलते हैं तो फुगड़ी खेलते समय आप सामने वाले का हाथ पकड़ते हैं और आप गोल गोल घूमते हैं, ठीक है? तो जब आप सामने वाले का हाथ पकड़ के गोल गोल घूम रहे हैं तो क्या आप सामने वाला और आप एक दूसरे से चिपक जा रहे हैं? क्या सामने वाला और आप एक दूसरे में घुस जा रहे हैं? नहीं घुस रहे। आप जब उसका हाथ पकड़ते हो तो सामने वाला इंसान आपको उसकी तरफ खींचता है और ये वाला इंसान आपको उसकी तरफ खींचता है, जिसकी वजह से एक सेंट्रीपिटल फोर्स डेवलप होती है जो घूमी घूमी करने के लिए मदद करती है। सेंट्रीपिटल फोर्स। अगर यहां पे सन है और अगर यहां पे अर्थ है तो सन और अर्थ के बीच में एक सेंट्रीपिटल फोर्स है जिसकी वजह से अर्थ सन के आजू बाजू घूमी घूमी कर सकता है। ये जो सेंट्रीपिटल फोर्स आप देख रहे हैं, ये सेंट्रीपिटल फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से आता है। ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट्स लाइक अ सेंट्रीपिटल फोर्स, जो जरूरी है घूमी घूमी करने के लिए, यानी कि गोल गोल घूमने के लिए। तो ये जरूरी नहीं है कि अगर दो लोगों के बीच में ग्रेविटेशनल पुल होगा तो वो दोनों लोग एक दूसरे में समा जाएंगे। उस ग्रेविटेशनल पुल का इस्तेमाल आप सेंट्रीपिटल फोर्स की तरह करके उसी बंदे के आजू बाजू गोल गोल जरूर घूम सकते हैं। इज दैट क्लियर आयुष विश्वकर्मा? इसलिए कोई भी प्लैनेट सन के अंदर नहीं घुसेगा। लेट्स मूव फॉरवर्ड। वैसे ये चीज भी पढ़ाने की जरूरत नहीं है, बट टेक्स्ट बुक में है तो जरा इसके बारे में बात कर लेते हैं। इट इज यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। बस मैं फॉर्मूला वार्मूला लिख लूंगा, ज्यादा इसके बारे में हमें चर्चा नहीं करनी है। अब बहुत अच्छी तरह से जानते हैं यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में ये कहा जाता है कि जो फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है दोनों मासेस के, और जो फोर्स है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है दोनों मासेस के बीच के डिस्टेंस के स्क्वायर को। अगर यहां पे एक मास है m1, उसकी थोड़ी दूरी पे एक मास है m2, दोनों के बीच में डिस्टेंस r है, तो ये दोनों मासेस एक दूसरे के ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रहे हैं। वो जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है प्रोडक्ट ऑफ द मासेस के, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल है स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। अगर हम इसको साथ में लिखें तो प्रोपोर्शनैलिटी के साथ हम m1 m2 और नीचे हम r² लिख सकते हैं। आप बचपन में बहुत अच्छी तरह से ये पढ़ के बैठे हो कि अगर आप प्रोपोर्शनल साइन हटा के इक्वल टू साइन डालते हो तो यहाँ पे एक कांस्टेंट आएगा जिसको आप कैपिटल G बोलते हो, m1 m2 अपॉन r²। ये आपका यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है। इसमें जो कैपिटल G है
उसको आप जानते हो, उसको बोला जाता है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, राइट, जिसकी वैल्यू होती है 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। बहुत सारे बच्चे लोग, महान लोग, इस कैपिटल जी और इस स्मॉल जी को कंफ्यूज कर लेते हैं। उनको लगता है दोनों चीजें सेम है। कैपिटल जी अलग चीज है, वो ग्रेविटेशनल लॉ के फॉर्मूले में आता है। स्मॉल जी को बोला जाता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जो कि है 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। कृपया करके इन दोनों को एक ना माने, ये दोनों चीजें अलग अलग होती हैं। So please keep this in mind that whenever there are two objects, both the objects are actually applying a gravitational attraction force towards each other. Gravitational force एक तरह की एक अट्रैक्टिव फोर्स होती है। आप ये बात बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, जैसे कि आपको अर्थ ने अपनी तरफ अट्रैक्ट करके रखा हुआ है। आप उड़ नहीं सकते क्योंकि अर्थ आपके ऊपर एक ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रहा है, जिसकी वजह से आप अर्थ के ऊपर चिपके हुए हो। आप उड़ नहीं सकते। आप ऊपर उड़ी मारने की भी कोशिश करोगे तो अर्थ आपको वापस नीचे की तरफ खींच लेगा, क्योंकि अर्थ के पास मास है, आपके पास मास है, इसलिए अर्थ आपके ऊपर ग्रेविटेशनल पुल लगा रहा है। कितनी लगा रहा है, ये फॉर्मूले से आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हो। बस आपको m1 की जगह पे अर्थ का मास पुट करना है, m2 की जगह पे आपका मास पुट करना है, और अर्थ और आपके बीच के डिस्टेंस पुट करना है। इस फॉर्मूले पुट कीजिए, आपको पता चल जाएगा कि अर्थ आपके ऊपर कितनी फोर्स लगा रहा है। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। हाँ या ना? डन डनाडन। अरे कम ऑन, सिंपल। इस वाले फॉर्मूले को ऐसा भी लिखा जा सकता है, कहीं कहीं पे देख के टेंशन में मत आना, कैपिटल जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, कहीं कहीं पे m1 m2 नहीं लिखते, कहीं पे कैपिटल एम और स्मॉल एम लिखते हैं। एक छोटी सी जानकारी मैं आपके सामने पेश करना चाहूंगा। जो स्मॉल जी होता है उसका फॉर्मूला होता है कैपिटल जी कैपिटल एम अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर। ठीक है, जरा मैं आपको थोड़ा बहुत बातें आपको समझा देता हूं, तो आपको दिमाग में थोड़ी चीजें क्लियर हो जाएंगी, क्योंकि यहाँ पे एक स्मॉल आर और कैपिटल आर आ चुका है ना, इसलिए थोड़ा बातचीत कर लेते हैं, कंफ्यूजन नहीं होगा। देखो, ये अर्थ है, ये अर्थ का सेंटर है, और आप अर्थ के सरफेस पे अपनी जिंदगी व्यतीत करते हो। कहाँ हो आप अर्थ के सरफेस पे हो, यानी कि आप अर्थ से एक कैपिटल आर नाम की दूरी पे हो। ये जो कैपिटल आर हम यूज करते हैं, ये है रेडियस ऑफ अर्थ। ठीक है, ये जो मैंने सेंटर लाइन बनाई है, ये अर्थ के अंदर है। आप अर्थ के अंदर नहीं रहते, आप अर्थ से एक सरफेस पे रहते हो। तो आप अर्थ से आर नाम के डिस्टेंस पे अपनी जिंदगी व्यतीत करते हो। सपोज कीजिए, कल को कुछ साइंटिस्ट लोगों ने कहा कि हमें अर्थ के बाहर एक सैटेलाइट में अपनी जिंदगी व्यतीत करनी है। ये एक सैटेलाइट है जिसमें कुछ साइंटिस्ट लोग अपनी जिंदगी व्यतीत करना चाहते हैं। तो वो साइंटिस्ट लोग अर्थ से एक पर्टिकुलर हाइट पे अपनी जिंदगी व्यतीत कर रहे हैं। उस हाइट को हमने बोला h। कहां से हमने हाइट नापी? अर्थ के सरफेस। और आप बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि अर्थ के सेंटर से अर्थ के सरफेस का डिस्टेंस r होता है। तो जो भी डिस्टेंस नापा जाता है वो अर्थ के सेंटर से नापा जाता है। तो अगर कोई आपसे पूछेगा कि ये साइंटिस्ट लोग कहां अपनी जिंदगी व्यतीत कर रहे हैं, तो आप बोलेंगे कि ये साइंटिस्ट लोग r+h पे अपनी जिंदगी व्यतीत कर रहे हैं, क्योंकि सेंटर ऑफ द अर्थ से सारे डिस्टेंसेस नापे जाते हैं।
सेंटर ऑफ द अर्थ से सरफेस तक का डिस्टेंस कैपिटल आर, जिसको रेडियस ऑफ द अर्थ बोलते हैं। सरफेस पे नहीं रहते वो साइंटिस्ट लोग, सैटेलाइट पे रहते हैं, तो सैटेलाइट अर्थ के सरफेस से एक हाइट पे होगी h, इसलिए r प्लस h नाम के डिस्टेंस पे वो अपनी जिंदगी व्यतीत कर रहा है। इसी r प्लस h नाम के डिस्टेंस को कभी कभी स्मॉल r भी ट्रीट किया जाता है, जो आपको यहां फॉर्मूले में दिखाई दे रहा है। परंतु अगर आपको कभी भी फॉर्मूले में कैपिटल R दिखने लग जाए तो समझ जाना कि हम सरफेस ऑफ द अर्थ पे बातचीत कर रहे हैं। तो यहां पे आप जब स्मॉल g का फॉर्मूला देख रहे हैं, क्या आज मैंने सब स्मॉल g का फॉर्मूला लिखा है, gm अपॉन कैपिटल R स्क्वायर, तो ये फॉर्मूला देखते ही आपको समझ में आना चाहिए कि ये स्मॉल g का फॉर्मूला सरफेस ऑफ अर्थ के रिस्पेक्ट में लिखा गया है। कितने लोग को बात समझ में आ रही है? स्मॉल g का फॉर्मूला इज कैपिटल जी एम अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर। छोटा r और कैपिटल R का फर्क क्या आपको समझ में आ रहा है? जितने जल्दी आप ये फर्क अभी समझ जाएंगे उतने आपकी जिंदगी में खुशियां आनी शुरू हो जाएंगी, वरना बेटा रोते रहोगे। ठीक है, क्लास में 2 मिनट में पानी पी के आया, पता नहीं गला क्यों सूख रहा है, 1 मिनट में आया। हाँ जी, अब ये जो मैंने बात अभी आपको बताई ना, r प्लस h को छोटा r बोलते हैं, ये बहुत लोगों को नहीं पता होता। ठीक है, तो याद रखना हर बार कैपिटल R का मतलब क्या है और छोटे r का मतलब क्या है। ठीक है, अब कुछ बातें करनी है हमें स्मॉल g के बारे में। इस स्मॉल g के बारे में थोड़ी बहुत वार्तालाप करनी है। सबसे पहले तो स्मॉल g होता क्या है उसके बारे में जरा डिस्कशन करते हैं। इसको बोला जाता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है, अब ये जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, इसका जो वैल्यू मैंने आपको अभी बताया, कितना बताया मैंने आपको, g का वैल्यू मैंने आपको बताया 9.8 मीटर्स प्रति सेकंड का स्क्वायर। ठीक है, ये जो वैल्यू आप देख रहे हैं, ये वैल्यू क्या आप जानते हैं कहां पे है? 9.8 जो वैल्यू आप देख रहे हैं, क्या आप जानते हैं ये कहां है? ये अर्थ के सरफेस के ऊपर ही है। 9.8 मीटर्स पर सेकंड का स्क्वायर, ये जी का वैल्यू अर्थ के सरफेस के पास है, सरफेस के पास। यानी कि मैं आपको जरा एक एग्जांपल के तौर पे समझाता हूं। सपोज करो आप एक 5 स्टोरी बिल्डिंग के ऊपर खड़े हो, छत पे ऐसे खड़े हो, आप मोबाइल लेके खड़े थे इस तरह से, और सडनली आपका ध्यान नहीं रहा और टेरेस में अच्छी खासी टेरेस है, ठीक है, ऐसी टेरेस है, और आप ऐसे टेरेस पे ऐसा हाथ रख के मोबाइल देख रहे हैं, तो सडनली मोबाइल आपके हाथ से फिसल के नीचे गिर गया। तो अगर ये मोबाइल आपके हाथ से फिसल के नीचे गिर गया, तो क्या आप जानते हैं ये मोबाइल नीचे 9.8 मीटर्स प्रति सेकंड स्क्वायर की एक्सेलरेशन से नीचे की तरफ गिर रहा है। दिस इज कॉल्ड एज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। याद रखिए, आपने मोबाइल फेंका नहीं, ये मोबाइल फ्री फॉल कर रहा है। फ्री फॉल मतलब बिना कोई फोर्स से गिर रहा है नीचे, अपने आप किसी हाइट से गिर रहा है। तो ये 9.8 मीटर्स प्रति सेकंड स्क्वायर की रफ्तार से नीचे गिरेगा। कभी आपको पता होगा, हम बचपन में जैसे कि हमने लॉज ऑफ मोशन के अंदर भी एक क्वेश्चन किया था, जिसके अंदर हमने देखा था कि एक ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ आता है, फिर वो 2 में स्प्लिट हो जाता है। देखा था आपने, 2 में फूटता है, बॉम्ब का क्वेश्चन था। उसमें अगर आपको याद होगा तो यहां पे जब मैं इसकी वेलोसिटी निकाल रहा था v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी करके, तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 थी, तो हमने v इज इक्वल टू ए टी लिखा था, उसका हमने v इज इक्वल टू जी टी कर दिया था, a को g कर दिया था,
क्योंकि ये जो ऑब्जेक्ट है वो ऊपर से नीचे फ्री फॉल कर रहा है। फ्री फॉल करते हुए ऑब्जेक्ट्स एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वजह से नीचे आते हैं, उतनी एक्सेलरेशन से नीचे आते हैं, 9.8 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर। पर जैसे कि मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, 9.8 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर ये अर्थ के सरफेस के पास होता है। वैसे अर्थ के सरफेस के पास छोड़िए, अर्थ के सरफेस के पास भी जी की वैल्यू अलग अलग होती है। थोड़े देर में हम इस बारे में बात करेंगे। ज्यादा फर्क नहीं होता, अगर आप नॉर्थ पोल के पास जाओगे तो अलग मिलेगी, इक्वेटर के पास आओगे तो अलग मिलेगी, साउथ पोल के पास जाओगे तो अलग मिलेगी। अर्थ पे अलग अलग जगहों पे ये जी की वैल्यू अलग अलग होती है, क्योंकि हर एक जगह पे अलग अलग जगह पे ग्रेविटेशनल फोर्स अलग अलग होता है, इसलिए जी की वैल्यू अलग अलग होती है। तो हमें क्या करना है, हमें इस जी की वैल्यू के ऊपर स्टडी करना है। सबसे पहले हमें स्टडी क्या करना है, सबसे पहले हमें स्टडी करना है कि वेरिएशन इन जी विथ एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड का मतलब समझते हो? अगर आप अर्थ के सरफेस से ऊपर जाते जाओगे, ऊपर मतलब किधर, रॉकेट में बैठ के ऊपर, तो आपको बताना है कि जैसे जैसे आपकी हाइट बढ़ती जाएगी, एल्टीट्यूड का मतलब हाइट, जैसे जैसे आपकी हाइट बढ़ती जाएगी वैसे वैसे इस जी की वैल्यू में क्या फर्क आएगा, हमें एक फॉर्मूला निकालना है। और आप जानते हो कि ये जो जी की वैल्यू है 9.8 मीटर्स प्रति सेकेंड स्क्वायर, ये सिर्फ और सिर्फ अर्थ के सरफेस के पास है। यानी कि अगर आप अर्थ के सरफेस से दूरी बनाओगे तो ये जी की वैल्यू चेंज होने वाली है। क्या बात आपको समझ में आ रही है? क्या हमें क्यों इस टॉपिक को पढ़ना है? बराबर। सेकेंड हमें क्या पढ़ना है, व्हाट इज द सेकेंड थिंग जो हमें पढ़नी है बात? सेकेंड चीज हमें पढ़नी है वेरिएशन इन जी विथ डेप्थ। डेप्थ यानी कि क्या, आप अर्थ के अंदर खड्डा खोद के जा रहे हो, आपने निर्णय लिया कि नहीं हम अर्थ के अंदर खड्डा खोदेंगे, और आप अगर अर्थ के अंदर खड्डा खोदते हुए जाओगे तो समझो आपने डी नाम के डेप्थ तक खड्डा खोद दिया। तो अब आपको यह पता करना है कि जितने अंदर आप अर्थ के जाओगे उतना आपका जी का वैल्यू कितना बदलेगा। ये दूसरा हमारा काम। तीसरा और बहुत ही फेमस जो आपका थर्ड पॉइंट है, उसको कहा जाता है वेरिएशन इन जी विथ लैटिट्यूड। अब अगर आप लैटिट्यूड का मतलब जानते हैं तो अच्छी बात है, नहीं जानते तो जब मैं पढ़ाऊंगा तभी भी आपको एक चीज समझाऊंगा। ये तीन चीज बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, पर ये तीन चीज समझने के पहले एज अ स्टूडेंट आपको एक बात समझनी पड़ेगी कि जो स्मॉल जी की वैल्यू है वो हर जगह पे अलग अलग रहती है, वो हर जगह पे एक जैसी नहीं रहती। सिर्फ और सिर्फ 9.8 मीटर्स प्रति सेकेंड स्क्वायर अर्थ के सरफेस के पास है, वो भी अर्थ के सरफेस पे। अगर आप नॉर्थ पोल पे चले जाओ, साउथ पोल पे चले जाओ, इक्वेटर पे आ जाओ, थोड़ा यहां चल जाओ, थोड़ा वहां चल जाओ, जो हम लैटिट्यूड के केस में पढ़ेंगे, वहां पे भी जी की वैल्यू बदलती रहती है। एल्टीट्यूड पे जाओगे, ऊपर चढ़ते जाओगे तो भी जी की वैल्यू बदलती जाएगी। अगर आप खड्डा खोद के अंदर चले जाओगे तो भी जी की वैल्यू बदल जाएगी। दैट मीन्स the value of small g is not constant, it varies। और वही हमें फॉर्मूले के बेसिस पे पता करना है कि उसके अंदर कितना वेरिएशन आएगा। अगर हमें कोई बता दे, हमें हमें अगर कोई ऐसा क्वेश्चन दे दे कि मैं अर्थ के सरफेस से 50 किलोमीटर ऊपर चले गया, बताओ जी की वैल्यू कितनी है, तो हमें पता होना चाहिए कि वो फॉर्मूला कौन सा है जिस फॉर्मूले की मदद से हम उसको बता सकते हैं। सपोज करो किसी ने आपको बोला कि मैंने अर्थ के अंदर 25 किलोमीटर का खड्डा खोदा, अब मैं अर्थ के अंदर 25 किलोमीटर पे जाके बैठा हूं, बताओ मेरे पे जी कितना लग रहा है, तो हमें वो भी पता होना चाहिए। क्या आपको पता चल रहा है हम क्या स्टडी करने जा रहे हैं? एवरीबडी इज कंफर्टेबल विद द टॉपिक? कैन आई स्टार्ट विद द फर्स्ट वन, वेरिएशन इन जी विद एल्टीट्यूड? क्या मैं शुरू कर सकता हूं? आपको पता रहना चाहिए आप क्या पढ़ रहे हो।
प्रॉब्लम ये इन टॉपिक्स की बच्चों को पता ही नहीं क्यों पढ़ रहे हैं। बच्चों को लगता है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हर जगह पे होता है। पहली बात तो खुद को ये समझाओ कि 9.8 मीटर पर सेकंड ऐसा नहीं रहता हर जगह पे। पहले तो खुद को ये समझाओ। बढ़िया, कैन आई मूव फॉरवर्ड? ठीक है, सबसे पहला चीज स्टार्ट कर रहा हूं। ठीक है, द फर्स्ट वन इज वेरिएशन इन जी विथ altitude. नाउ डायग्राम पहले हमको समझना है। एक बार आपके दिमाग में डायग्राम अगर आपके दिमाग में आ जाए अच्छे से तो मजा आ जाए। सपोज कीजिए ये है आपका अर्थ जिसका रेडियस है सेंटर यहां पे, ये अर्थ का सरफेस, और आप जानते हैं बहुत अच्छी तरह से कि अर्थ का रेडियस कैपिटल आर होता है। सपोज कीजिए कि कोई व्यक्ति यहां जाके अपनी जिंदगी व्यतीत करना चाहता है। ठीक है, कोई व्यक्ति यहां बैठा हुआ इस पर्टिकुलर पॉइंट, ये जो पर्टिकुलर पॉइंट आप देख रहे हैं ये पर्टिकुलर पॉइंट अर्थ के सरफेस से h नाम की हाइट पे है। तो जहां वो व्यक्ति बैठा है मैंने वहां पे भी एक सर्कल बना दिया। ऐसे अगर आपको सर्कल बनाना है तो आप बनाइए, नहीं बनाना तो मत बनाइए, पर कोई फर्क नहीं पड़ता। सर्कल इसलिए बनाया है क्योंकि इस सर्कल पे रहने वाले सारे लोगों का डिस्टेंस अर्थ के सेंटर से r प्लस एच ही होगा, क्योंकि वो सर्कल है ना। तो अगर आप अपनी थोड़ी बहुत नॉलेज लगाएंगे तो आपको पता ये चलेगा यहां पे आप बात कर रहे हो सरफेस ऑफ अर्थ की, बट यहां पे आप बात कर रहे हो h हाइट अबव द अर्थ। यहां पे लगने वाला एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज gh, यहां पे लगने वाला एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज g। You are interested in finding out gh. What is gh? Acceleration due to gravity, height h पे। पर आपको g का फॉर्मूला पहले से पता है। g is how much? g is कैपिटल G कैपिटल M अपॉन r स्क्वायर। मैंने अभी अभी आपके लिए फॉर्मूला ऊपर लिखा था। तो gh का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? कैपिटल G कैपिटल M अपॉन r प्लस h द होल स्क्वायर। चेक कर लीजिए, अगर आप फॉर्मूले को थोड़ा एनालिसिस करेंगे तो आपको समझ में आएगा जी और एम के नीचे सिर्फ आर लिखा हुआ था। आर क्या है? डिस्टेंस है। किसका डिस्टेंस है? सेंटर ऑफ द अर्थ से, जहां पे आपको एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी निकालनी है। अगर आपको सरफेस ऑफ द अर्थ पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी निकालनी है तो आप आर का इस्तेमाल करते हो। अगर आपको हाइट एच पे निकालनी है तो आप आर प्लस एच का इस्तेमाल कर लो। अगर नीचे आर का स्क्वायर है तो आपने यहाँ पे आर प्लस एच का होल स्क्वायर लिख दिया, क्योंकि ये जो आदमी जहां बैठा है सेंटर ऑफ द अर्थ से उसका डिस्टेंस आर प्लस एच है, इसलिए आपने आर प्लस एच द होल स्क्वायर लिख दिया। काम खत्म। यहां तक सबको समझा? टेंशन मत लीजिए, फाइनल फॉर्मूला नहीं है, ये सिर्फ इनिशियली आपने लिखा। अब इस फॉर्मूले को थोड़ा तोड़ मरोड़ मरेंगे, थोड़ा और इस पे मेहनत करेंगे। पर फिलहाल क्या आपको समझ में आया मैंने जीएच का फॉर्मूला कैसे लिखा? और फिलहाल क्या आपको ये बात समझ में आई कि जीएच है क्या? क्या कोई बता सकता है जीएच क्या है? कैन मे टेल मी व्हाट इज जीएच? बताओ मुझे चैट सेक्शन में सब लोग, क्या है जीएच? क्या है आपके हिसाब से? व्हाट इज जीएच? बताओ व्हाट इज जीएच? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट height h from अर्थ का
surface. What is G? Acceleration due to gravity at earth surface. बोलो, क्या इतनी बातें सब लोग के दिमाग में क्लियर हो रही है? डायग्राम देख लो, पहले ये देख लो कि मैंने किस तरह से फॉर्मूला लिखा, GH क्या है पहले वो देख लो, वेरिएशन ऑफ G विद एल्टीट्यूड का फॉर्मूला आपको निकालना है, यानी कि आपको GH का फॉर्मूला निकालना है। आप जानना चाहते हो कि हाइट जैसे जैसे बढ़ती जाएगी वैसे वैसे आपका G का वैल्यू कितना बढ़ता जाएगा। कितने लोग को क्लियर है कि हमें GH के पीछे भागना है? कम ऑन, डन। पर क्या GH का फॉर्मूला हमें मिल गया? नहीं, हम थोड़ा GH के फॉर्मूले को और मॉडिफाई करेंगे। GH के फॉर्मूले को मॉडिफाई करने का मतलब यह है कि हम GH का फॉर्मूला G के टर्म्स में निकालेंगे। GH का फॉर्मूला G के टर्म्स में निकालेंगे, इन दोनों के बीच में एक रिलेशनशिप निकालेंगे। So let me take this as equation 1 and let me take this as equation 2 और let me divide both of them, 2 by 1 करते हैं। GH by G अगर मैंने डिवाइड कर दिया तो GM अपॉन R प्लस H द होल स्क्वायर आएगा और GM अपॉन R स्क्वायर आएगा। चेक कर लीजिए, यहां से आप साफ साफ देख सकते हैं GM और GM कैंसिल आउट हो जाएगा, तो GH by G क्या आएगा? R स्क्वायर नीचे का ऊपर जाएगा और R प्लस H द होल स्क्वायर, इस तरह से आप लिख सकते हैं। अब GH को अकेला कर दीजिए, अकेला आप GH को इसलिए करेंगे क्योंकि आप GH को फाइंड करना चाहते हैं। एक काम करता हूं, आगे आगे लिखता हूं ताकि आपको स्टेप्स भी पेजेस में समझ में आए। यहां पे हम क्या बचेंगे? ऊपर R स्क्वायर जाएगा, नीचे R प्लस H द होल स्क्वायर बचेगा। ठीक है, अब अगले स्टेप में क्या करिए? GH को अकेला करिए, G को मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो यहां पे हो जाएगा G R का स्क्वायर अपॉन R प्लस H द होल स्क्वायर। आप देख सकते हैं मैंने G को नीचे से ऊपर वहां पे मल्टीप्लाई कर दिया। और हमने GH को अकेला क्यों किया? क्योंकि आपको GH पता करना है, आपको पता करना है GH का फॉर्मूला क्या है। क्या हम इस वाले GH के फॉर्मूले से संतुष्ट नहीं है? हम संतुष्ट हैं, पर हम एक ऐसा फॉर्मूला निकालना चाहते हैं GH का जिसमें G हो, इसलिए हम थोड़ी और मेहनत कर रहे हैं। अब आप क्या करेंगे? डिनोमिनेटर में से अब आप कैपिटल R स्क्वायर कॉमन निकालेंगे, तो अंदर बचेगा 1 प्लस H बाय R का होल स्क्वायर। ध्यान से देख लीजिए, अगर आप कभी कोई चीज कॉमन निकालते हैं और अगर वो चीज सेकंड वाले टर्म में मौजूद नहीं है, तो सेकंड वाले टर्म में उसी चीज से आपको डिवाइड करना चाहिए, क्योंकि यहां पे R प्लस H द होल स्क्वायर था। अगर मैं R स्क्वायर कॉमन निकाल लेता हूं तो सिर्फ R से मुझे यहां पे डिवाइड करना पड़ेगा। यहां से R स्क्वायर और R स्क्वायर अगर मैं कैंसल आउट कर देता हूं तो G अपॉन 1 प्लस H अपॉन R का होल स्क्वायर बचता है। यहां तक के स्टेप क्या आप लोग के लिए क्लियर है? आगे और 2-3 स्टेप बाकी है, बट पहले यहां तक अपने आप को चेक कर लीजिए। इज इट क्लियर एवरीबॉडी? कॉमन जो मैंने कॉमन लिया स्पेशली वो देख के लीजिए। डिवीजन में मुझे पता है आप लोग को टेंशन नहीं होगा, डिवाइड करना आप लोग जानते हैं, कैंसिल आउट करना मैंने जानते हैं आप लोग। ठीक है, सौरभ चेक कर लो खुद ही। अब जो GH का फॉर्मूला बचा है वो है G अपॉन, हाँ यहां पे आप देख सकते हैं G अपॉन 1 प्लस H बाय R का होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला अभी GH का बचा। अब अगला स्टेप बिल्कुल ध्यान से देखना, G 1 प्लस H बाय R का पावर -2। अगर नीचे था तो पावर का स्क्वायर था, अगर ऊपर जाएगा तो पावर -2 हो जाएगा। अब ये वाले स्टेप पे भी एक बार हाँ ना बोल दो, कम ऑन। नीचे था 1 प्लस H बाय R का होल स्क्वायर था, ऊपर जाके -2 हो जाएगा, बराबर। एक एक स्टेप जहां मुझे लगेगा कि थोड़ा टेंशन है वहां पे मैं तुम लोग से पूछ लूंगा
बहुत ही बढ़िया। अब तुम्हें याद है कि साउंड वेव में मैंने तुम्हें बाइनोमियल एक्सपेंशन नाम का एक चीज बताया था, याद है? साउंड वेव में याद है जब हम टेम्परेचर और वेलोसिटी ऑफ साउंड के बीच का एक रिलेशनशिप पढ़ रहे थे, तब मैंने आपको बाइनोमियल एक्सपेंशन नाम की एक चीज बताई थी। तब मैंने आपको बोला था कि फिलहाल उसके बारे में अगर आप ध्यान ना देंगे तो मैं आपको डायरेक्टली एक चीज बताता हूं, जो भी पावर है उसको अंदर ले लेने का। याद आया? सो हम यहां पे लिखेंगे यूजिंग बाइनोमियल एक्सपांशन, जी एच का फाइनल फॉर्मूला होगा G1 माइनस 2H अपॉन आर। क्या किया मैंने, ध्यान से देखो, सीधा पावर अंदर उतार देने का। तो यहां प्लस था, -2 पावर है तो -2H हो जाएगा। ये है आपका फाइनल फॉर्मूला जिसका इस्तेमाल आप करेंगे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी निकालने के लिए एट अ हाइट h फ्रॉम द अर्थ का सरफेस। चेक कर लीजिए। आया कुछ समझ में फॉर्मूला? पक्का? अगर मैंने आपको बोला अर्थ से 300 किलोमीटर की हाइट पे बताओ जीएच की वैल्यू कितनी है, तो तुम ये फॉर्मूले का इस्तेमाल कर सकते हो ना, कि नहीं कर सकते? एच मैंने तुम्हें दे दिया, ठीक है। जी 9.8 मीटर पर प्रति सेकंड स्क्वायर तुम पुट कर सकते हो। रेडियस ऑफ अर्थ का भी पता है तुम लोगों को कितना होता है? 6400 किलोमीटर होता है रेडियस ऑफ अर्थ, बराबर। मतलब ये जो दो वैल्यूज हैं ये तुम्हें याद रखनी पड़ेंगी। हो सकता है क्वेश्चन में तुम्हें ये दो वैल्यूज दी हो, बस क्वेश्चन में तुम्हें सामने वाली पार्टी क्या बोलेगी, अर्थ से 300 किलोमीटर में बताओ कितनी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू। तो यहां h की जगह पे आप 300 पुट करोगे, r की जगह पे आप 6400 पुट करोगे, g की जगह पे आप 9.8 पुट करोगे, सॉल्व करोगे, जो वैल्यू आएगी वो gh की वैल्यू होगी, यानी कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू होगी अर्थ से 300 किलोमीटर। नहीं नहीं वरदान, सिर्फ अंदर उतार देने का, सिर्फ -2 को अंदर उतार देने का, चुपचाप पहले 1 ही रहेगा, 1 प्लस जो भी टर्म रहेगा पावर को अंदर उतार देने का, बस। फिलहाल इतना बाइनोमियल एक्सपेंशन दिमाग में रखो। डिड यू अंडरस्टैंड ये फॉर्मूला कैसे काम करेगा? सबको समझ में आया? सो आप ये वाला फॉर्मूला भी याद रखें, जी एच इज इक्वल टू जी एम अपॉन आर प्लस एच द होल स्क्वायर, वो भी मैं नीचे लिख देता हूं आप लोगों के लिए। जी एच इज इक्वल टू जी एम अपॉन आर प्लस एच द होल स्क्वायर। हो सकता है कभी कभी इस फॉर्मूले का भी इस्तेमाल करने का वक्त आ जाए, तो कृपया करके इसको भी ना भूलें, ठीक है। इसको भी यूज करने का वक्त आ सकता है और येलो वाले को भी यूज करने का वक्त आ सकता है, पर मोस्टली आप येलो वाला फॉर्मूला ही यूज करेंगे, इसलिए उसको आप अच्छी तरह से दिमाग में रखें। पर अगर आपको डाउट है कि सर कब हम येलो वाला फॉर्मूला यूज करेंगे और कब हम ब्लू वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, तो इसके बारे में मैं थोड़ी आपकी जानकारी देता हूं। येलो वाला फॉर्मूला आपने तब यूज करना है जब हाइट बहुत ही ज्यादा छोटी हो रेडियस से। जैसे कि ये जो एग्जांपल मैंने अभी आपके सामने पेश किया है, हाइट कितनी है 300 किलोमीटर, पर रेडियस कितना है 6400 किलोमीटर। आप देख सकते हो हाइट रेडियस के मुकाबले बहुत छोटा है ना, हाइट छोटा है और अर्थ का रेडियस बहुत बड़ा है। तो आप ये वाला फॉर्मूला, येलो वाला फॉर्मूला प्रेफर करें। पर अगर अगर ऐसा नहीं है या हाइट और रेडियस लगभग बराबर है, जैसे कभी कभी किसी इंसान ने बोल दिया कि मैं अर्थ से 6000 किलोमीटर ऊपर हूं, बताओ जीएच की वैल्यू कितनी है, तो आप देख सकते हैं हाइट और अर्थ का रेडियस लगभग बराबर दिख रहा है,
6000 और 6400 में इतना भी कुछ फर्क नहीं है, तो फिर आप येलो वाला फॉर्मूला यूज नहीं करोगे, तब आप ब्लू वाला फॉर्मूला यूज करोगे। मतलब जब हाइट लगभग बराबर हो रेडियस के या हाइट ग्रेटर हो रेडियस के, ये दो वाले केसेस में आप ब्लू वाला फॉर्मूला प्रेफर करेंगे। और अगर हाइट बहुत ही छोटी होगी अर्थ से, अर्थ के रेडियस से, तो आप येलो वाला फॉर्मूला प्रेफर करोगे। लिख लो, ये बातें लिख लो, बहुत लोगों को नहीं पता होती। और जब आप एमएसटी सीटी या जेई लेवल तक जाएंगे तो सोचते बैठेंगे सर कौन सा फॉर्मूला ये लगाए हम हाइट के लिए। पक्का येलो वाला कब, जब हाइट बहुत छोटी, किसके कंपैरिजन में, रेडियस के कंपैरिजन में। और अगर हाइट और रेडियस लगभग बराबर है या हाइट रेडियस से ज्यादा है, तो फिर आप ब्लू वाला फॉर्मूला यूज करोगे। गिव मी यस और नो अगर आपको ये बात समझ में आ गई है। कम ऑन, क्लियर, एवरीबॉडी ओके, डन, नोट डाउन किया। बाइनोमियल एक्सपेंशन जब चैप्टर में आएगा तो आपको समझ में आएगा। सौरभ का सवाल है मास किसका, सौरभ मास मेरा पुट कर दो आप, नहीं तो कभी कभी आपका भी पुट कर सकते हो। आगे बढ़े। डन डना डन, दैट्स ग्रेट। चलिए आगे बढ़ते हैं। जो हमारा सेकंड चीज है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, दैट इज वेरिएशन इन जी विथ डेप्थ। डेप्थ यानी कि आप खड्डा खोद के अंदर जा रहे हो। वैसे जो सौरभ ने डाउट पूछा, अगर आप थोड़ा भी पेन पेपर लेके बैठे हैं तो मैंने पहले ही आपको यहां पे क्लियर किया था। ये चीज लिखते हो, कैपिटल एम किसका मास है, मास ऑफ अर्थ होता है। छोटा एम मास ऑफ ऑब्जेक्ट होता है। अगर सौरभ की तरह किसी और के दिमाग में भी ये डाउट आया था तो लिख लो, ठीक है। ये फॉर्मूला स्पेशली मास ऑफ अर्थ और मास ऑफ कोई और ऑब्जेक्ट के बीच में यूज किया जाता है। तो whenever you see capital M somewhere, it's mass of the earth, and whenever you see small m somewhere, it is mass of an object, ठीक है। अब हम जा रहे हैं वेरिएशन इन जी विथ डेप्थ पता करने के लिए, ठीक है। वेरिएशन ऑफ जी इन डेप्थ पता करने के लिए आयुष का सवाल है मास ऑफ द अर्थ कितना होता है। क्या कोई जानता है मास ऑफ द अर्थ कितना होता है? कभी सुना है किसी ने मास ऑफ अर्थ? लिख लीजिए, लिख लीजिए। कैपिटल एम इज 5.97 इंटू 10 टू द पावर 24 kg। ये आपके अर्थ का वजन है। अब आपके दिमाग में सवाल आएगा कैलकुलेट कैसे किया, ठीक है। चलो वो सवाल आपके दिमाग में रहने दो, हम आगे बढ़ते हैं। हाँ जी लीना, लीना जी बुक में दिया हुआ है, आई नो दैट, फिर भी मैंने आपको बता दिया। ये अर्थ का सरफेस है। किसी बंदे ने कहा कि नहीं मैं खड्डा खोद के अंदर जाऊंगा, हमने कहा जाओ, फिर खड्डा खोद के अंदर जाना तो जाओ। वो बोला मैं खड्डा खोद के यहाँ पे जाऊंगा। मतलब अर्थ का सेंटर कहाँ है भाई? अर्थ का सेंटर ढूंढना पड़ेगा ना। वेयर इज अर्थ का सेंटर? दिस इज अर्थ का सेंटर, ठीक है। ये अर्थ का सेंटर। तो आपकी नॉलेज के हिसाब से आप बहुत अच्छी तरह से जानते हो कि अर्थ के सेंटर से यहां तक का डिस्टेंस, अर्थ के सेंटर से यहां तक का डिस्टेंस आर होता है ना। सामने वाली पार्टी क्या करती है पता है? सामने वाली पार्टी अर्थ के सरफेस से खड्डा खोद के अंदर आ गई, सॉरी यहां तक आ गई, यानी कि सामने वाली पार्टी डी नाम का खड्डा खोद देती है। डेप्थ बोलते हैं उसको, खड्डा खोदने को डेप्थ बोलते हैं, बराबर। एज यू नो
कि हम सारे के सारे डिस्टेंसेस अर्थ के सेंटर से नापते हैं, तो उस पार्टी का डिस्टेंस सेंटर से कितने का होगा? बोलो, अगर वो पार्टी यहां आके बैठी है, अर्थ के अंदर खड्डा खोद के यहां बैठी है, तो ये डिस्टेंस कितना है? ये डिस्टेंस होगा r माइनस डी का। चेक कर लो, क्योंकि पूरा डिस्टेंस r है, r में से d माइनस करोगे तो पार्टी का डिस्टेंस मिल जाएगा जहां पार्टी खड्डा खोद के बैठी हुई है। क्या बोलते हो? डायग्राम समझ में आ रहा है? क्या आपको ये बात समझ में आ रही है कि यहां पे ये बात सरफेस ऑफ अर्थ है और ये पॉइंट इनसाइड अर्थ है। पार्टी अर्थ के अंदर खड्डा खोद के डी नाम के डिस्टेंस पे जाके बैठी है और पार्टी पूछ रही है बताओ यहां पे मेरा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितना है। यानी कि पार्टी चाहती है कि आप जी डी बताओ, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट डी, यानी कि खड्डा खोद के जहां बैठे हो। इसके पहले आपने जीएच निकाला था, जीएच यानी कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट हाइट एच, जीडी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट डेप्थ डी। क्या आप लोग तैयार हैं फॉर्मूला निकालने के लिए? थोड़ा अब अच्छा फीलिंग आता है। अगर आप थोड़ा बने रहेंगे लेक्चर में तो आपको धीरे धीरे समझ में आएगा, अच्छा हाँ पहले ऐसा किया था, अच्छा हाँ अभी ऐसा कर रहे हैं, अच्छा पहले ऐसा होता है, अच्छा पहले वैसा होता है। थोड़ा पेशेंस चाहिए, थोड़ा पेशेंस चाहिए, थोड़ा आपको चीजों को समझने का थोड़ा पॉजिटिव एटीट्यूड चाहिए। जैसे जैसे लेक्चर आगे जाता है वैसे वैसे अगर आप बने रहेंगे तो आपको चीजें समझती आएंगी कि जीएच मतलब क्या था, अभी जीडी मतलब हम क्या निकाल रहे हैं। क्या मैं आगे बढ़ सकता हूं? क्या हम जीडी की शुरुआत कर सकते हैं? यस और नो ऑल ऑफ यू? अरे कम ऑन, एक यस या नो बोलने में इतना आ रहा है, समझ में आ रहा है? पक्का? कैन वी स्टार्ट विद जीडी? बहुत ही बढ़िया, शर्माना नहीं है, हम जानते हैं स्टेप्स क्या है। स्टेप्स ये है कि सबसे पहले जी लिखो। सबसे पहले क्या लिखो? जी लिखो। जी मतलब क्या होता है? सिर्फ जी मतलब क्या होता है? सिर्फ जी मतलब होता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी सरफेस के ऊपर, वो होता है जीएम अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर। इससे आप अच्छी तरह से वाकिफ हैं। अगर मैं जीडी का फॉर्मूला लिखना चाहूंगा इसको देख के, तो मैं कैसे लिखूंगा? हाउ विल आई राइट द फॉर्मूला ऑफ जीडी आफ्टर लुकिंग दिस? जी एम प्राइम अपॉन आर माइनस डी द होल स्क्वायर। आंखें और अपने कान प्लस अपना घुटना दोनों मेरे को दे दो फिलहाल अगले 10 मिनट के लिए। सब चीज यहां पे होनी चाहिए। सुनो बात को ध्यान से। अगर आप खड्डा खोद के अंदर गए तो अर्थ का मास बदल जाएगा। आप जहां जाके बैठे हो वहां पे अर्थ का मास अलग है, यानी कि ये ब्लू सर्कल का मास अलग है और अर्थ के सरफेस पे जो मास था वो अलग है। क्या आप ये बात समझ पा रहे हैं? इसलिए एम प्राइम लिया। एम प्राइम क्या है? मास ऑफ अर्थ एट आर माइनस डी। एम इज मास ऑफ अर्थ एट आर। पर क्या अगर आप अर्थ से उड़ के ऊपर की तरफ जाओगे हाइट पे, तो क्या अर्थ का मास बदल जाएगा? नहीं। आपके ऊपर उड़ने से अर्थ को थोड़ी फर्क पड़ रहा है, अर्थ के मास में कोई चेंजमेंट नहीं आएगा आपके ऊपर जाने से। पर अगर आप खड्डा खोद के अंदर जाते हो तो फिर अर्थ का मास बदल जाएगा, क्योंकि आप खड्डा खोद के जहां जाके बैठोगे वहां पे एक सर्कल बनाया जाएगा और सिर्फ वही सर्कल के अंदर का मास आपके लिए कंसिडर किया जाएगा। तो ये ब्लू वाले सर्कल के अंदर का मास इज एम प्राइम। तो जब आप डेप्थ के अंदर जाते हो तो सबसे बड़ा चेंज फॉर्मूले में यहां आता है। पहले और बाद में मास अर्थ का सेम नहीं रहेगा। कितने लोग के दिमाग में बात छपती है और कितने लोग को बात वैलिड लगती है? क्या कहते हो? बढ़िया, पक्का? गॉट द फर्स्ट चेंजमेंट इन द फॉर्मूला?
हाइट और डेप्थ में आपको सबसे पहले का फर्क समझ में आया? हाइट में ऐसा आपने नहीं किया था, हाइट में आपने वहां पे मास वही यूज किया था, पर डेप्थ में ऐसा नहीं करना है। मास उस जगह पे कितना होगा, आर माइनस डी पे, जहां खड्डा खोद के आप बैठे हो वहां पे अर्थ का मास कितना होगा, वो आपको यहाँ पे फॉर्मूले में यूज करना पड़ेगा। दिस इज द फर्स्ट चेंजमेंट व्हाट यू हैव टू रिमेंबर। नेक्स्ट इज, हम थोड़ा और थोड़ी इसमें बातें करेंगे। हम क्या करेंगे, हम दोनों को डिवाइड कर देंगे जैसे हमने पहले भी किया था। तो जी डी अपॉन जी आप डिवाइड करेंगे, जी एम अपॉन आर स्क्वायर अपॉन जी एम प्राइम अपॉन आर माइनस डी द होल स्क्वायर। यहां से जी और जी कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा आपके पास, व्हाट विल बी लेफ्ट, एम अपॉन आर स्क्वायर इंटू आर माइनस डी का स्क्वायर अपॉन एम प्राइम। आई होप आप ये बातें जानते हैं, जब डिवीजन के नीचे डिवीजन होता है तो पलटी मार देते हैं, बराबर है। तो आर माइनस डी को पलटी मार के ऊपर लिखा, बराबर है, और एम प्राइम मैंने नीचे लिखा। कितने लोग को बात समझ में आई? डिवीजन के नीचे डिवीजन, चेक कर लीजिए, दिस इज डिवीजन, उसके नीचे डिवीजन। सो ये ब्लू वाला पार्ट पलटी मार के ऊपर जाता है, पलटी, यू अंडरस्टैंड? यस अनुराग सिंह, ऐसे ही लिखते हैं बेटा। 8वीं 9वीं 10वीं क्लास में हम लोग थोड़ा पीछे रह गए थे मैथ्स में। देखा किसी को समझ में आया? छोटे छोटे स्टेप्स हैं, आगे बढ़ू क्या? डिवाइड करने के बाद जी और जी कैंसिल हो गया, एम अपॉन आर स्क्वायर, एम अपॉन आर स्क्वायर। ब्लू वाला पार्ट दिख रहा है, पलटी मार के लिखा है, आर माइनस डी ऊपर आएगा, एम प्राइम नीचे आएगा। आगे बढ़ू, पक्का क्लियर है सबको? ये स्टेप समझा है? ठीक है। अब और एक चीज तड़का ऐड करने जा रहा हूं, उस तड़के को ध्यान से सुनना। तुम जानते हो कि मास को क्या लिखा जा सकता है? मास को लिखा जा सकता है वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, ठीक है? मास कैन बी रिटन एज V इंटू रो। मास कैन बी रिटन एज, वॉल्यूम क्या होता है, अर्थ एक स्फीयर है, तो स्फीयर का वॉल्यूम कितना होगा, 4/3 पाई आर क्यू रो। और अगर मुझे एम प्राइम लिखना है तो एम प्राइम मैं कैसे लिखूंगा, 4/3 पाई, वहां पे रेडियस कितना है, आर माइनस डी का क्यूब इंटू रो। ये दो मास की वैल्यूज जरा चेक कर लो एक बार। कैपिटल एम यानी कि मास ऑफ द अर्थ एट आर, इसलिए मैंने आर का क्यूब किया। एम प्राइम इज मास ऑफ द अर्थ एट आर माइनस डी, इसलिए मैंने आर माइनस डी का क्यूब किया। डेंसिटी ऑफ द अर्थ बदलने वाली नहीं है, डेंसिटी मतलब वो एक टर्म कांस्टेंट रहेगा अर्थ में, इसलिए यहां पे भी डेंसिटी रो, यहां पे भी डेंसिटी रो। खाली वॉल्यूम मैंने किसका पुट किया है, अर्थ एक स्फीयर है, तो स्फीयर का वॉल्यूम पता है ना, 4/3 पाई आर क्यूब, बराबर। चेक कर लीजिए, एम और एम प्राइम का फॉर्मूला चेक कर लीजिए एक बार, और अगर समझा तो हाया ना हो जाए, पक्का? एम और एम प्राइम का फॉर्मूला क्लियर है, कोई टेंशन नहीं है? अब मैं इसको पुट कर दूं, ठीक है। देखो सबका ध्यान यहाँ पे, पुट करने जा रहा हूं, जी डी अपॉन जी यहाँ पे रहने दो, एम की जगह पे मैं पुट कर रहा हूं 4/3 पाई आर क्यूब रो, नीचे वैसे भी आर स्क्वायर चल रहा है, इनटू यहाँ पे आर माइनस डी द होल स्क्वायर चल रहा है। एम प्राइम की जगह पे मैं पुट करने जा रहा हूं 4/3 पाई आर माइनस डी द होल क्यूब इनटू रो, ठीक है? अब कैंसिल आउट करें, पुट करने के बाद कैंसिल आउट तो करना चाहिए, यहां से आर स्क्वायर और आर क्यूब कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे आर माइनस डी द होल स्क्वायर और आर क्यूब, यहाँ पे आर माइनस डी का क्यूब कैंसिल हो जाएगा, यहां से रो और रो कैंसिल हो जाएगा, 4/3 पाई और पाई भी कैंसिल हो जाएगा। क्या बचा, जी डी अपॉन जी विल बी इक्वल टू, यहां पे क्या बचता है, ऊपर क्या बचता है,
ऊपर कुछ बचता ही नहीं है क्या? अरे रे रे रे, लिखते वक्त ही गलती हो गई। GD बाई जी किया है ना, M प्राइम बाय, बहुत बड़ा ब्लंडर हो गया। GD बाई जी किया था हमने, G बाई GD लिख दिया। चलो, G M प्राइम अपॉन R माइनस D द होल स्क्वायर, GM अपॉन R स्क्वायर, ऐसा होना चाहिए, बराबर है ना। अब यहां से G और G कैंसल आउट होगा, तो आपके पास बचेगा M प्राइम अपॉन R माइनस D द होल स्क्वायर इंटू R स्क्वायर अपॉन M, ये अभी बराबर है, ठीक है। अब पुटिंग करते हैं, उसके बाद कैंसल आउट करेंगे, ठीक है। अब ऊपर आर एम प्राइम है, एम प्राइम कितना होगा 4/3 पाई आर माइनस डी का क्यूब इंटू रो अपॉन आर माइनस डी का स्क्वायर इंटू, यहां पे आर स्क्वायर है, यहां पे एम की जगह पे क्या लिखेंगे 4/3 पाई आर क्यूब इंटू रो। अब कैंसल आउट करने में मजा आएगा। 4/3 पाई कैंसिल होगा, ये पूरा का पूरा क्यूब कैंसिल होगा, आर स्क्वायर और क्यूब कैंसिल होगा, नीचे से रो और रो भी कैंसिल होगा। क्या बच रहा है आपके पास? ऊपर आपके पास बच रहा है आर माइनस डी, और नीचे आपके पास बच रहा है सिर्फ और सिर्फ आर, बराबर। अब आप क्या कर सकते हैं, आप लिख सकते हैं जी डी बाई जी आर बाय आर माइनस डी बाय आर। आप ऐसा कर सकते हैं, मैथमेटिक्स आपको अलाउ करता है, पकड़ पकड़ के डिवाइड मारो, यहां से आर और आर कैंसिल हो जाएगा, तो जी डी बाई जी विल बी 1 माइनस डी बाय आर, यानी कि आप इसको फाइनली लिख सकते हैं जी डी इज इक्वल टू जी 1 माइनस डी बाय आर। ये हो गया आपका फाइनल फॉर्मूला। चेक कर लीजिए, सिंपल एंड स्वीट फॉर्मूला है, डेरिवेशन से एकदम सिंपल है। बस आप एक बार जी निकालते हो, आप जीडी निकालते हो, दोनों को आप डिवाइड करते हो, आप मास की वैल्यूज पुट करते हो, कैंसल आउट करते हो बाकी सब चीज, फिर ये स्टेप में आपने पकड़ पकड़ के डिवाइड मारा, यहाँ पे 1 बचेगा, जी ऊपर की तरफ आएगा, आपका फाइनल फॉर्मूला तैयार। हाँ या ना? इज इट क्लियर? पक्का? बहुत ही बढ़िया। इन द नेक्स्ट लेक्चर एल्टीट्यूड के साथ स्टार्ट करेंगे, ठीक है। एक आधा ग्राफ भी है, वो भी जरूर पढ़ेंगे। चैप्टर काफी बड़ा है, इसलिए बने रहिए और प्रीवियस लेक्चर हरदम रिवाइज करके आइए, ठीक है। यस, बहुत लोग ने मुझे होमवर्क सेंड किया है, मैंने चेक किया है, सही है। बाकी लोग जिन्होंने होमवर्क सेंड नहीं किया, कृपया करके सेंड करें। मिलते हैं अगले लेक्चर में, चलो बाय।